एक बार बॉल्डनेस आ गई है तो वहाँ पे कोई चीज़ हेयर रीग्रो नहीं करा सकती। जो लोगों को सर्जरी में लगता है कि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है या थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, तो ऐसा नहीं होता। टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है और आप इस चीज़ के लिए एक बार हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल एंड आई एम फ्रॉम बिजनौर और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ और मेरी जो सर्जरी है उसको अप्रॉक्स 2 महीने हो गए हैं और आज मैं अपनी सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। जैसे कि सर्जरी के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था तो वो काफ़ी नॉर्मल था, ऐसे कोई पेन वगैरह या कोई इसी चीज़ का कोई ज़्यादा इशू नहीं था। जैसे अभी मेरा शेडिंग फेस चल ही रहा है और अभी मेरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं सर्जरी को। तो स्टार्टिंग में शेडिंग फेस चलता है तो काफ़ी मतलब जो भी प्लांटेड हेयर्स हैं उसका थोड़ा सा हेयर फॉल वगैरह होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो लगभग 3rd मंथ के लास्ट तक या उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में क्यूएसटी की टीम कांटेक्ट करके सारी चीज़ें गाइड करती रहती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी। तो किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है, थोड़ा डाइट का ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है और बाकी ऐसे कोई इशू किसी चीज़ का होता नहीं है। जैसे मेरी एम शेप की थी तो मेरा ये रीजन काफ़ी रिसीड हो गया था, तो यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम थी और मेरे टेम्पल्स भी क्रिएट हुए हैं तो यहाँ पर भी डेंसिटी अच्छी दी गई है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अभी जो है जैसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ये रीजन पे थे नहीं तो इस रीजन पर अब आ रहे हैं और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी थोड़े ब्लेंड होने स्टार्ट हो गए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरी जो आगे की ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थे नहीं और मैं अभी के रिज़ल्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। तो अगर मैं अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ तो आई एम होपफुली होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट कराने से पहले भी काफ़ी रिसर्च करी थी बाकी के क्लिनिक्स को लेके। मैं एनसीआर में रहता हूँ तो मैंने वहाँ के क्लिनिक्स को देखा था, मैंने फिजिकल विजिट भी किया था, मैंने वेबसाइट पे भी जाके देखा था। तो उसके बाद मैंने जब क्यूएसटी से कंपेयर किया था तो मैंने भी क्यूएसटी के स्टाफ से बात की थी, तो वो उनकी बात और उनके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा है क्यूएसटी का, मैंने उनकी वेबसाइट भी देखी थी और मेरी उनकी कंसल्टिंग टीम से बात भी हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट लगा मुझे, मैंने उनके रिजल्ट्स देखे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे। तो फिर मैंने एक बार क्यूएसटी में आके विज़िट किया, डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीज़ें बताई, कैसे ग्राफ्ट्स लगने हैं, कितना कितना डोनर एरिया यूज़ होगा, वो वाली सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी और फिर मैंने क्यूएसटी में अपने सर्जरी कराने का डिसीज़न लॉक किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जब कराया तो मेरी बाकी के पेशेंट से भी बात होती है जिन्होंने करा रखे हैं, उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आती है कि मेरा जो डिसीज़न है वो क्यूएसटी को लेके बिल्कुल ठीक है और अगर मेरा कोई नोन पर्सन होगा या कोई फ्रेंड होगा तो मैं उसको बिल्कुल क्यूएसटी रेकमेंड करूँगा। जब मैं क्यूएसटी में अपनी कंडीशन विज़िट कराने आया था तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि जो मेरी जैसे रिसीडिंग है तो मेरा ये एम शेप का जो एरिया है हेयर लाइन का, तो ये जो मेरे एक्यूट टेम्पर एंगल्स हैं ये काफ़ी रिसीड हो गए थे और जो मेरे टेम्पल्स हैं ये भी काफ़ी डिफ्यूज थे और मिड स्कैल्प में थोड़ा सा था पर डिफ्यूज था, लेकिन क्राउन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस थी। तो मुझे 5500 ड्राफ्ट्स बताए थे जो मेरे हेयर लाइन में लगे हैं, मेरे टेम्पल्स में, मिड में है और मेरे क्राउन में है। और जो मेरे क्राउन, जो मेरे क्या कहते हैं डोनर की कंडीशन है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक हील हो चुका है और मुझे ऐसे कुछ इशू भी नहीं आया इसमें कि इचिंग का जैसे रहता है, वो तो एक बेसिक है, वो हर सर्जरी वो आता है ये ट्रांसप्लांट में, थोड़ा सा उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। जैसे मैं अपना जब हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा था तो ये ऑलमोस्ट 2019 से स्टार्ट हो गया था, जब मैं कॉलेज के लिए बाहर लोकेट हुआ था एनसीआर में, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। तो फिर 2020 में मुझे अपना नॉर्मल हेयर स्टाइल मेनटेन करने में थोड़ा सा इशू आने लगा। मुझे फीडबैक भी मिल रहा था कि यार जैसे तेरा हेयर स्टाइल पहले रहता था ये हेयर स्टाइल अब थोड़ा सा बिल्कुल वैसे नहीं है, उसमें उतनी वॉल्यूम और वो डेंसिटी नहीं है। तो फिर मैंने भी बाकी के इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा, मैंने देखा कि डरमैट से इसके बारे में पता कर सकते हैं और हेयर्स के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ होती हैं। तो मैंने मोस्टली चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था पहले, उसके बाद फिर मैंने हेयर विटामिन यूज़ किए हैं, हेयर सीरम यूज़ किया है। लेकिन फिर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ये ऐसा है कि अगर किसी की अर्ली स्टेजेस हैं तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो सकती हैं, बेनिफिट दे सकती हैं आपकी हेयर कंडीशन को, लेकिन वो भी तब तक जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको छोड़ें तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी कंडीशंस है वो रिवर्स हो सकती हैं और एक बार बॉल्डनेस आ गई है तो वहाँ पे कोई चीज़ हेयर रीग्रो नहीं करा सकती। हाँ, आपके अगर बेबी हेयर हैं या आपके रूट्स हैं वहाँ पे वो वर्क कर सकती है, लेकिन अगर आपके कहीं पे कंप्लीट बॉल्डनेस आ गई है, वहाँ पे आपके रूट्स ही नहीं है, वहाँ रीग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ केवल सर्जरी के थ्रू हो सकती है, दैट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट।
तो मैंने ये वाली चीज़ देख ली थी अपने 1-2 साल में कि अब यहाँ इन चीज़ से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा मुझे, तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए था और वो हेयर ट्रांसप्लांट था। इसलिए मैंने फिर उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी सर्जरी के लिए डेट लॉक की। जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हुई थी यहाँ से, तो उसके बाद जो क्यूएसटी की टीम है वो फॉलोअप लेती रहती है आपका रेगुलर बेसिस पे, आपको रिमाइंड कराती रहती है कि आपका हेड वॉश कब होना है, आपकी मेडिसिन की रेगुलरिटी क्या रहेगी, उसका एक टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, वो आपको कब लेनी है कब नहीं लेनी। अगर आपको कोई 0.1% भी इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन आप भूल गए कि वो लेनी कैसे है या आपको हेड वॉश कैसे करना है, किसी भी चीज़ में आ रही है, तो आप 24/7 क्यूएसटी की टीम को फ़ोन कर सकते हैं। उनका एक हेल्पलाइन नंबर रहता है और उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है। सर्जरी के टाइम पे भी जब पीआरपी के लिए भी आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, उसमें कोई प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक नहीं है। वो बता देते हैं कि आपको पीआरपी के लिए अपनी बुकिंग करनी है, वो हम अपनी बुकिंग कर लेते हैं, नॉर्मली आके हम अपना पीआरपी करा सकते हैं। जो क्यूएसटी का क्लिनिक का मुझे एनवायरनमेंट लगा वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन काफ़ी अच्छी थी, जो पर्सनली सर्जरी या ऐसी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। मैंने बाकी के क्लिनिक भी विजिट्स किए हैं, लेकिन मुझे उनका वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा इतना कंपैरेटिवली ठीक नहीं लगा जितना मुझे क्यूएसटी का लगा। और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है वो आपको बेझिझक बता देते हैं। और जो टीम का फॉलोअप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोस्टली जो क्लिनिक्स रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट या सर्जरी के बाद इतना पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ क्यूएसटी में नहीं है। यहाँ पे पेशेंट पे अच्छा ध्यान दिया जाता है सर्जरी के बाद भी, क्योंकि फॉलोअप थोड़ा लंबा रहता है, किसी प्रोसेस में 1 साल या 1 ईयर समथिंग लगता है, तो वो उस बीच में अच्छे से पेशेंट को गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उनकी अगर ऐसी कंडीशन है कि हाँ उनकी जो बॉल्डनेस है उसका ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या माइट भी ग्रेड 7 तक अगर आ गया है, और उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मिनॉक्सिडिल ट्राई कर चुके हैं, वो मल्टीविटामिन ट्राई कर चुके हैं, और अगर उन्हें रिजल्ट्स प्रोमिनेंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक 1 टाइम परमानेंट सॉल्यूशन है। और आप इस चीज़ के लिए एक बार क्यूएसटी विजिट कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, आप उनके रिजल्ट्स के लिए उनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, और आपको जब भी कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए, पूरा क्लिनिक चेक करिए। जब आपका मन बने, आपको बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी हाँ मुझे यहाँ से कराना चाहिए, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट 1 टाइम सॉल्यूशन करा लेना चाहिए। क्योंकि आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कि मेरा डोनर एरिया है वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, और अभी जैसे शेडिंग फेस है वो चल रहा है, वो बिल्कुल अपने एंड पर है, किसी चीज़ का कोई इशू रहता नहीं है। अगर जो लोगों को सर्जरी में लगता है कि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है या थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ सुपरफिशियल सर्जरी। इसमें कोई कट नहीं लगता, इसमें कोई स्टिचेस नहीं रहते, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो एक बिल्कुल उसको कोई भी क्या कहते हैं बियर कर सकता है पेन को, और उसके बाद फिर एनेस्थीसिया में सारा प्रोसेस होता है लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में, तो कोई भी पेन जैसी चीज़ रहती नहीं है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल सर्जरी। जैसे कि मैं आज अपनी यहाँ सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ, तो आपने मेरा 2 मंथ्स का रिजल्ट देखा ही है, मेरे क्या कहते हैं हेयर लाइन का, टेम्पल्स का और डोनर एरिया का। और अब तक मैं अपनी सारी डिटेल्स और अपनी सारी जर्नी शेयर करता आया ही हूँ क्यूएसटी पर, और आने वाले टाइम में भी मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगा। और मेरी सारी जो भी सर्जरी, पोस्ट सर्जरी के बाद की जर्नी, आप उसके लिए वीडियोस बिल्कुल देखते रहिए, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.